चलो जान दो। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग जब बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट डिस्कस किए थे तो उस टाइम पे सबसे शुरुआत में यही मेंशन किया था, बिल्कुल शुरू के टाइम पे, कि हम लोग नॉर्मली बैक बॉन्डिंग क्यों कराते हैं या फिर बैक बॉन्डिंग होता है क्यों है। तो कोई भी मॉलिक्यूल में जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो इन जनरल उसके ऑक्टेट के कंप्लीशन के लिए बैक बॉन्डिंग होता है। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऑक्टेट के कंप्लीशन के लिए ही बैक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि और भी केसेस में बैक बॉन्डिंग हो रहा था जहाँ पे क्लोरीन वाले पार्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दे रहा था और ऑक्सीजन, और वहाँ पे बैक बॉन्डिंग कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कोई रीज़न नहीं है, रीज़न है वहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाले पार्ट में। जैसे दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, अगर बैक बॉन्डिंग होता है तो उस केस में रिपल्शन थोड़ा कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाले पार्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग होने से हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब जो लोन पेयर रिपल्शन था वो डिक्रीज किया, और अगर लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीज किया तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी थोड़ा इंक्रीज किया। तो स्टेबिलिटी के इंक्रीमेंट के लिए बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट हो रहा है। लेकिन सबसे बेसिक पार्ट जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं वहाँ तो यही बोलते थे कि बैक बॉन्डिंग करने के पीछे रीज़न ये था कि हम लोग ये ऑक्टेट वाले पार्ट को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम लोग BF3 लेके चले थे तो बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था और फ्लोरीन वाला पार्ट उस पर लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट करा रहा था, तो इधर तो बैक बॉन्डिंग हो जा रहा था। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग BH3 मॉलिक्यूल लेके चले, तो BH3 में बोरोन के साथ हाइड्रोजन है और टोटल 3 हाइड्रोजन है। तो इस केस में बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो है, बट हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होगा तभी तो ये लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ तो लोन पेयर डोनेट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। लेकिन क्योंकि लेविस ऑक्टेट रूल एग्जैक्टली इंटायरली गलत भी नहीं है, एटलीस्ट जो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है जहाँ पे ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे लेविस ऑक्टेट रूल बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल किसी तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है किसी तरीके से। इसमें से एक तरीका था हम लोग का बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट। सिमिलर टाइप से अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता तो मॉलिक्यूल कुछ अल्टरनेट तरीका का यूज़ करने की कोशिश करता है। उसी अल्टरनेट तरीके में एक और टॉपिक आता है जिस चीज़ को हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या होता है ब्रिज बॉन्डिंग में, इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे आगे, पहले तो इसका नाम ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक तो इस चीज़ को ब्रिज बॉन्डिंग बोल सकते हैं, या फिर इस चीज़ को हम लोग मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग बोलते हैं। वैसे मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग बोलना जहाँ पे 2 सेंट्रल एटम होगा वहाँ पे भी बोलना सही रह सकता है, लेकिन हम लोग मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग का मतलब ऐसा समझ के चल रहे हैं 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में किसी एक पार्टिकुलर ब्रिज बॉन्डिंग टाइप के स्ट्रक्चर के जैसा या इस इंट्रैक्शन के जैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग या ऐसी चीज़ को हम लोग टाउ बॉन्डिंग बोलते हैं। ये जो टाउ का साइन होता है ये टर्म यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इस केस में अगर मॉलिक्यूल के अंदर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है तो मॉलिक्यूल अपने आप को किसी दूसरे तरीके से स्टेबलाइज कराने की कोशिश करेगा। उसी का एक फैक्टर हम लोग या उसी तरीके वाले पार्ट को जहाँ पे मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज कराने की कोशिश कर रहा है उस चीज़ को हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग बोलते हैं। और नॉर्मली उसमें होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स, हो सकता है 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इन जनरल 2 मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट अपने आप को एसोसिएट करके एक सिंगल स्पीसीज में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ये चीज़ सुना होगा कभी वर्ड डाइमर या पॉलीमर। अगर 2 स्पीसीज एक में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डाइमर बोलेंगे, अगर 3 स्पीसीज एक में कन्वर्ट होंगे तो ट्राइमर बोलेंगे, अगर 3 से ज़्यादा स्पीसीज होंगे तब उस केस में हम लोग टर्म पॉलीमर यूज करना शुरू करते हैं। मोनोमर। क्या मोनोमर मोनोमर का क्या मतलब समझ में आता है? मोनो से क्या समझ में आता है? एक। एक, तो एक जब स्पेसीज एक बनेगा। सिंगल स्पीसीज होगा तो उसको मोनोमर बोलेंगे। जैसे जब भी कभी एक पॉलीमर होगा तो पॉलीमर बनाने के लिए डेफिनेटली हम लोग एक एक स्पीसीज कंसिडर करके चल रहे होंगे। जैसे मान लो, शायद याद होगा तुम लोगों को, मोल कंसेप्ट में एक सवाल दे रखा था बुकलेट में पॉलीथीन से रिलेटेड, ये हम लोग का सी, सर हाँ C2H4 या ऐसा दे रखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपका नोट्स में भी था एक हाँ, एसिटिक एसिड डाइमराइज करता है। एसिटिक एसिड डाइमराइज करता है, तो उस केस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। हाँ, तो एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन तो खैर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में वापस से डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल जैसे इथीन वाला जो पार्ट है, ये इथीन जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं तो इस चीज़ को हम लोग पॉलीथीन बोल सकते हैं, पॉली इथीन। अब इसमें जैसे पॉलीथीन जो है वो पॉलीमर है, बहुत सारे स्पीसीज आपस में कंबाइन कर गए थे तो उसके इसमें उसको पॉलीमर बोल रहे थे। तो पॉलीमर बना कैसे, उसका सिंगल यूनिट क्या है, तो जो सिंगल यूनिट है वो बेसिकली इथीन है, तो इस चीज़ को मोनोमर बोला जाएगा।
तो जब भी कभी एक पॉलीमर होगा तो उस पॉलीमर से एसोसिएटेड एक सिंगल यूनिट रहा होगा, चाहे वो डाइमर हो चाहे ट्राइमर हो, हमेशा उससे एसोसिएटेड एक सिंगल यूनिट रहा होगा, उसी चीज को हम लोग मोनोमर बोला करते हैं। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, डाइमर मतलब दो सिंगल यूनिट आपस में कंबाइन करके कंबाइंड फॉर्म में रह रहे होंगे, जैसे B2H6 वाला पार्ट। तो BH3 मोनोमर है, जब उसको उसके दो मॉलिक्यूल्स को लेके कंबाइन करेंगे तो डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन जनरल जब हम लोग मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग की बात करते हैं तो डाइमर का ही फॉर्मेशन होता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा डाइमर ही बने, उससे ज़्यादा पार्ट भी आराम से बन सकते हैं। तो इस केस में थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा है, एक और नाम होता है तो नाम भूल ही गए, जो बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग, ये भी एक नाम ध्यान रखना। हाँ सर किया है। हाँ, ये शायद लास्ट क्लास में बोला भी था, है ना? ब्रिज यस बॉन्डिंग, सर। मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग, टॉप बॉन्डिंग, या फिर इसी चीज़ को हम लोग बनाना बॉन्डिंग में बोल सकते हैं। तो उस केस में नॉर्मली होता क्या है, जैसे BH3 बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो वो दूसरे तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो अगर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा तो उसमें नॉर्मली होता क्या है कि एक BH3 मॉलिक्यूल दूसरे BH3 के साथ इंट्रैक्शन करने की कोशिश करता है, और उस इंट्रैक्शन में इस तरीके से उसको समझो कि एक बोरोन का हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ जो बॉन्ड है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड दूसरे वाले बोरोन को भी शेयर करने लग जाता है। तो जब शेयर करने लग जाता है तो उस केस में बॉन्ड इधर भी बन जाता है और दूसरे साइड भी बनता है। बट क्योंकि हम लोगों का जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड वाले बोरोन से एसोसिएटेड था, तो इसलिए हम लोग जो नॉर्मल एक सिंगल लाइन है उसको हाइड्रोजन के साथ हम केवल लेफ्ट साइड वाले पार्ट के लिए एसोसिएट करके चल रहा है। सिमिलर टाइप से जो पहला बोरोन है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ जो दूसरे बोरोन का हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये वाला पार्ट आराम से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे वाले बोरोन के साथ शेयर कर लेता है। मतलब जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो जाता है दूसरे बोरोन के साथ। तो एक एटम जब अपना एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसका खुद का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसको सामने वाले से भी इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में जब एक बोरोन का हाइड्रोजन वाला पार्ट, इसका दो इलेक्ट्रॉन दोनों बोरोन के बीच में शेयर हो जाता है, मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन दोनों तरफ के पार्ट में शेयर्ड है, और दूसरे वाले साइड में भी बोरोन हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी दोनों तरफ वाले पार्ट में शेयर्ड है। इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को या इस तरह के इंट्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग बोल सकते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं उसका लॉजिक है थोड़ा, उसको आगे डिस्कस करते हैं, बट बनाना बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं बड़ा सिंपल सा केस है। जैसे अगर मान लो हम लोग इस स्ट्रक्चर को कंसिडर करके चले, तो ऐसा कुछ हम लोग का डायग्राम निकल के आएगा, और जो हम लोगों का बनाना का जो शेप होता है वो ऑलमोस्ट इस टाइप का ही होता है, ये चीज। या फिर नीचे वाले साइड से वैसा ले सकते हैं स्ट्रक्चर हम लोग। तो जो बनाना का शेप है ऑलमोस्ट उस टाइप का हम लोग का ये शेप रहता है, तो इसीलिए हम लोग आराम से यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग वाला पार्ट मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक तो सॉरी, इसको हम लोग बनाना बॉन्डिंग बोल सकते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग बोलने का रीज़न कुछ इस टाइप का है, जैसे अगर मान लो कि चलो ठीक है, हम लोग शेप के हिसाब से काम कर लेते हैं। पहले एक सेकंड, थोड़ा एक छोटा सा पार्ट और कंसिडर कर लो। जैसे यहाँ वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये बताओ, BH3 में sp2। sp2, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन दे रखा होगा, जैसे sp2 दे रखा, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे मतलब डाइमर का फॉर्मेशन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिट बढ़ा दो। तो जब भी कभी दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक यूनिट बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लो sp है, तो sp वाले पार्ट में अगर डाइमर बनता, तब उस केस में हम लोग आराम से वहाँ पे sp से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं। फिर जब sp2 वाले पार्ट में फिर से तीसरा कॉम्बिनेशन होता, तब उस केस में फिर हम लोग आराम से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं। तो जब भी कभी दो दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे, बेसिकली एक एटम पे दूसरा एक पार्ट एसोसिएट हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, मतलब वहाँ पे हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिट आराम से इंक्रीज कर सकता है। तो पहले BH3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, लेकिन जब हम लोग B2H6 लेके चलेंगे तो B2H6 वाले पार्ट में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन दोनों तरफ से sp3 निकल के आएगा। तो इससे एक छोटा सा कंसिडरेशन निकल के आता है, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो अगर हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेके चले, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टेट्राहेड्रल शेप है बेसिकली। तो टेट्राहेड्रल शेप वाले पार्ट में जो हम लोग का दो बॉन्ड होता है, तो हम लोग को बताया भी था कि एक बॉन्ड सॉलिड प्लेन पे आता है और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग डैश्ड वाले पार्ट की तरफ रखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा हम रोटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं इस टाइप से।
तो ये जो नॉर्मल बॉन्ड है जो हम लोग के बोर्ड के प्लेन में या फिर स्क्रीन के प्लेन में है, वो तो वैसे का वैसे ही रह गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन जो सॉलिड वाला पार्ट है वो थोड़ा रहेगा सॉलिड पे ही, लेकिन थोड़ा ऊपर जाएगा, और डैश्ड वाला पार्ट रहेगा मतलब डैश्ड पे ही, लेकिन थोड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकल के आएगा। मतलब इस बॉन्ड को थोड़ा ऊपर उठा रहे हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर उठा रहे हैं। तो हम लोग का जो एक बोरोन है, इस बोरोन पे टोटल 4 बॉन्ड्स है। इन 4 में से 2 बॉन्ड अगर नॉर्मल लाइन पे है, तो बाकी बचे 2 बॉन्ड्स में से एक सॉलिड पे जाएगा और एक डैश वाले पार्ट पे जाएगा। सिमिलर टाइप से दूसरे बोरोन वाले पार्ट पे भी ऐसा ही कंसिडरेशन ले सकते थे कि जो हाइड्रोजन सॉलिड पे था वो तो सॉलिड की तरफ से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो हाइड्रोजन डैश की तरफ था वो डैश वाले पार्ट की तरफ से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस केस में हम लोग के पास जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, जैसे हम तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोग का जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, इसको अगर हम लोग दूसरे ओरिएंटेशन में डालें, दूसरे ओरिएंटेशन में डालने का मतलब है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को 90 डिग्री रोटेट करने की कोशिश करें। तो जो चीज़ अपना सॉलिड पे था वो नीचे जाएगा, जो ही डस्ट पे था वो ऊपर जाएगा, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इस टाइप से निकल के आएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से एक बोरोन, फिर वापस से हाइड्रोजन और बोरोन। और ये दोनों जो नॉर्मल प्लेन होता है, ये नॉर्मल प्लेन वाला पार्ट सॉलिड की तरफ चला जाएगा, डैश की तरफ चला जाएगा, यहाँ वाले पार्ट में भी सॉलिड की तरफ चला जाएगा, डैश की तरफ चला जाएगा। तो जो हम लोग का नॉर्मल एक रास्ता होता है, उस रास्ते में अगर हम लोग ब्रिज बनाते हैं, तो ब्रिज वाला पार्ट जो चलने वाला ब्रिज होता है ऑलमोस्ट इस टाइप का होता है, ऊपर होता है, उसका एक नीचे सपोर्ट भी रहता है हमेशा। तो उसी टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है, इसलिए हम लोग नॉर्मली ब्रिज बोलते हैं। इनफैक्ट इस टर्म को इस तरीके से बोला जाता है हमेशा, जब भी एक एटम अपने से मतलब जितना बॉन्ड बना सकता है वो तो ठीक है, बट अगर उसके अलावा फिर भी 2 अलग अलग एटम्स को एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी ब्रिज एटम बोला जाता है। ये जैसे ये टर्म एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते, इस टर्म को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज करते हैं। कोई भी एक मॉलिक्यूल का एक एटम वाला पार्ट अगर किसी भी तरीके से 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स को आपस में एसोसिएट करने की कोशिश करता है, या फिर 2 अलग अलग एटम्स को आपस में एसोसिएट करने की कोशिश करता है, मतलब बेसिकली एक ब्रिज बना रहा है। होता है ना, जैसे 2 लोग दुश्मन है और बीच में कोई एक उन दोनों का वो है, कनेक्शन है जो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि 2 अलग अलग स्पीसीज है, बीच में कोई उन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ को हम लोग ब्रिज एलिमेंट बोल सकते हैं। इस वजह से भी हम लोग इस चीज़ को आराम से ब्रिज बॉन्ड बोल सकते हैं। तो दोनों कंसिडरेशन ले सकते हैं, ब्रिज के टाइप का शेप आता है तो इसे ब्रिज बॉन्ड बोल दो, या फिर एक ही एटम 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स को, या फिर 2 एटम्स दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स को आपस में ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है, एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोग आराम से टर्म ब्रिज बॉन्डिंग बोल सकते हैं। टाउ बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं हमको नहीं मालूम, बोलने का एक तरीका होगा, तो इसलिए उसका कोई रीजन हमको नहीं मालूम। बाकी मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं, ये टर्म ध्यान रखना होगा तुम लोगों को। जैसे बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग एक जनरल कंसिडरेशन है, बट मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं उसका रीजन ये है, यहाँ वाले पार्ट में जो हम लोगों का हाइड्रोजन है वो 2 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने इलेक्ट्रॉन को। तो इस केस में जो पूरा का पूरा सिस्टम है, अगर उसको ढंग से देखो, तो हम लोगों का बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन, मतलब यहाँ से 3 एटम्स, इन 3 एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 2। दो। 2 ही इलेक्ट्रॉन था, यही 2 इलेक्ट्रॉन इधर था, वही दूसरे साइड भी शेयर हो गया। तो 3 एटम्स थे लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स था। मान लो इसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन और बोरोन, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। 2। तो इन जनरल तो यही मालूम है अपने को कि एक बॉन्ड अगर बनता है 2 एटम्स के बीच में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग कभी भी ऐसा तो नहीं सोचते कि हमें 3 एटम्स हैं तो 3 एटम्स के बीच में हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। वो रेजोनेंस के केस में होता है, बट इन जनरल रेजोनेंस के केस को अगर छोड़ दे तो उसके बाद नहीं होता। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग के 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन 3 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर 3 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस चीज को हम लोग 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आराम से बोल सकते हैं। लिखने का तरीका होगा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब 3 सेंटर्स थे या 3 न्यूक्लियस थे, उन सब के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो इस चीज को हम लोग मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग के लिए बोल सकते हैं। मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग बोलने का मतलब ये भी हो सकता है कि 2 सेंट्रल एटम है, लेकिन इस पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, ब्रिज बॉन्डिंग वाले कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा क्लियरली इस चीज़ को मेंशन करें तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब 3 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला पार्ट, सॉरी मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग वाले पार्ट की बात कर रहे होंगे। तो अगर ढंग से देखो तो जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ये नीचे वाले केस में भी अपने पास 3 सेंटर में 2 ही इलेक्ट्रॉन शेड है। इसका मतलब टोटल अपने पास 2 सिस्टम्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट मिल रहा है।
या 2 पोजीशंस ऐसे हैं जहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिल रहा है। और अगर हम लोग ये लेफ्ट साइड में बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड देखे, दूसरा बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड देखे, तीसरा और चौथा बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड देखे, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तीसरे और चौथे में भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब 4 अपने पास 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जो नॉर्मली हर जगह एग्जिस्ट करता भी है। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन वाले पार्ट को हम लोग इन जनरल ब्रिज बॉन्डिंग बोल दिया करते हैं। ये थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। बाकी जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रिज बॉन्डिंग वाले पार्ट में केवल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही होगा। हो सकता है कि उसमें कोई दूसरे तरह का भी फॉर्मेशन हो, लेकिन ये बेसिक पार्ट थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है कि ब्रिज बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है। सबसे बेसिक पार्ट, तो जब मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता कोई भी हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल अपने आप को दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट करके स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। तो उस केस में जब बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तब उस केस में ब्रिज बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है। बट ये भी कोई जरूरी कंडीशन नहीं है वापस से कि हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल ही ये काम करेगा। आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि हाइपोवैलेंट के जगह पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी, जैसे ICl3 है, ये पार्ट भी अपने आप को डाइमराइज करके I2Cl6 बनाता है। क्यों बनाता है, उसके पीछे एक लॉजिक दे सकते हैं हम लोग। वो लॉजिक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस उसका रिवीजन है, वहाँ पे हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ICl3 वाला पार्ट I2Cl6 में क्यों कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इन जनरल ब्रिज बॉन्डिंग वाले पार्ट में टेंडेंसी तब हाइयर होगा जब हम लोग का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है, और ब्रिज बॉन्डिंग का हम लोग का कोई कंडीशन, सॉरी बैक बॉन्डिंग का हम लोग कोई कंडीशन निकल के नहीं आ रहा। ये तो सबसे पहला केस है जो ध्यान रखते हुए काम करना होगा। तो उसके अलावा ICl3 का यही रीजन है क्या कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो होता है थोड़ा किसका किसका अनसिमेट्रिकल किसका होता है किसका किसका ICl3 का? हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो इसका यही रीजन है क्या कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर आता हाँ है वो हाँ थोड़ा हाँ, अनसिमेट्रिकल होता अनसिमेट्रिकल है? होता है, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल। जैसे जितने भी हम लोग के पास शेप्स हैं, उन सब शेप्स में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तक sp3d सबसे अनसिमेट्रिकल शेप होता है, तो काफी अनस्टेबल होता है। इस वजह से वो अपने आप को किसी तरीके से स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। जैसे पहले तुम लोग को एक बार डिस्कस किया था, PCl5 सॉलिड फेज में PCl6 माइनस और PCl4 प्लस में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। तो PCl6 माइनस sp3d2 में चला गया, PCl4 प्लस वाला पार्ट sp3 में चला गया, मतलब सिमेट्रिकल शेप में आ गया। तो इसी वजह से अपने मॉलिक्यूल, मतलब जो भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, वो अपने मॉलिक्यूल को ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में डालने के लिए अपने आप को इधर उधर चेंज करने की कोशिश करता है। तो ICl2 जब डाइमराइज करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिट इंक्रीज करेगा, मतलब sp3d2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आराम से वहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा सिमेट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, कुछ इसका डिस्कशन करेंगे तो फिर से पॉइंट मेंशन करेंगे। तो इस केस में जैसे एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, डाइमराइजेशन क्यों हो रहा, मतलब ब्रिज बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों हो रहा। दूसरा टू होगा। क्या, H2O। H2O क्यों करेगा, H2 वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, बताओ। sp3। sp3 तो सिमेट्रिकल शेप है, वो क्यों करेगा। ऑल्दो एक चीज है, जैसे H2O जो मॉलिक्यूल है ये डाइमराइजेशन तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट करते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से करते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग की वजह से नहीं करते। उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको ऑक्टेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके एसोसिएटेड फॉर्म में रहने की कोशिश करते हैं, बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से करते हैं, तो उसको हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग में कंसिडर नहीं करेंगे। वो एक दूसरे टाइप का इंट्रैक्शन है जिसको हम लोग को डिस्कस करना होगा। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना होगा, ये पार्ट, जब भी कभी हम लोग डाइमराइजेशन कराएंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन एक एक यूनिट बढ़ेगा। अगर sp है तो sp2, sp2 है तो इस केस में sp3, sp3 है तो sp3d, इस टाइप का हम लोग एक एक यूनिट हाइब्रिडाइजेशन आराम से बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये पार्ट, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, एक इस चीज़ का थोड़ा कंसिडरेशन हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो इसमें जैसे अगर हम लोग डिस्कशन शुरू करें, तो डिस्कशन वाले पार्ट में ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चल सकते हैं। जैसे एक तो ये मॉलिक्यूल का हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे BH3 वाले पार्ट का मतलब बोरोन ट्राई हाइलाइड वाला पार्ट, सॉरी ट्राई हाइड्राइड वाला पार्ट बोल सकते हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम ध्यान रखना होगा, B2H6 वाला पार्ट, इस चीज़ को हम लोग डाइबोरेन बोलते हैं, एक कॉमन नेम है जिसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब बोरोन फैमिली उठाएंगे एनसीईआरटी में, तो बोरोन फैमिली में B2H6 वाला पार्ट दे रखा होगा,
लेकिन B2S6 में केवल ये स्ट्रक्चर नहीं दे रखा, B2S6 में इससे रिलेटेड कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखे हैं जो अपने को ध्यान रखना होता है। जैसे एक इन्फॉर्मेशन ये है, मान लो कि 2 बोरोन वाला पार्ट है और 2 हाइड्रोजन्स को हम लोग लेके चल रहे हैं अंदर वाले साइड में, मतलब जो ब्रिज बॉन्डिंग वाले पार्ट में कंसिडर कर रहे हैं। उसके अलावा जो 2 बाकी बचे हाइड्रोजन्स है उसको हम लोग नॉर्मल बॉन्ड वाले पार्ट पे रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं। तो इस पूरे कंसिडरेशन वाले पार्ट में जैसे हम लोग के पास 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम लोग 2 तरह के हाइड्रोजन्स है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जो बाहर वाला हाइड्रोजन है इस चीज को हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन बोलेंगे। टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट। तो टर्मिनल हाइड्रोजन ये 2 3 4 हो गया आराम से, तो इसके नीचे हम ऐसा मेंशन कर देते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट टर्मिनल है, नीचे वाले पार्ट में भी टर्मिनल हाइड्रोजन, यहाँ पे भी टर्मिनल हाइड्रोजन और ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन। और ये दोनों जो हाइड्रोजन बीच में है ये दोनों के दोनों ब्रिज हाइड्रोजन है, मतलब ब्रिज करने वाले एलिमेंट्स है। तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोला इसको। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से HB के टर्म में इसको मेंशन कर देते हैं। ये पार्ट अपना ब्रिज हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। तो एक तो ये 2 टर्म ध्यान रखना, ब्रिज हाइड्रोजन क्या होता है और दूसरा टर्मिनल हाइड्रोजन वाला पार्ट क्या होता है, सबसे पहला चीज। उसके बाद हम लोगों को एक चीज तुम लोग खुद से सोच के बताओ, मतलब ये लॉजिकली सोच करके बताओ इसमें क्या होना चाहिए। अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें तो इस केस में बोरोन के साथ टर्मिनल हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और बोरोन के साथ ब्रिज एटम का बॉन्ड लेंथ, इन दोनों में ज्यादा लंबा बॉन्ड किसका होगा, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। लार्जर बॉन्ड कौन सा होगा, ब्रिज वाला पार्ट या टर्मिनल वाला पार्ट? ब्रिज वाला, क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम दिख रहा है यहाँ पे। हम्म, एग्जैक्टली बस यही चीज है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन 2 जगह शेयर हो गया, तो दोनों तरफ एक्चुअल में पार्शियल बॉन्ड दिख रहा है। हम तो बनाए भी वैसे ही है लेकिन ऐसा बनता नहीं है, नॉर्मली यहाँ पे एक ही बॉन्ड दे रखा होता है। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स था वो 2 जगह शेयर हो गया, 2 अलग अलग जगह पे शेयर हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे शेयरिंग में कम है। तो जैसे जब रेजोनेंस करते थे तो एक पाई बॉन्ड था, वही पाई बॉन्ड दूसरे जगह जाता था, वही तीसरे जगह जाता था। तो उस केस में एक पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह शेयर हो रहा था, तो पार्शियल बॉन्ड बोल रहे थे। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट उस टाइप का ही केस है कि एक जगह का 2 इलेक्ट्रॉन 2 जगह शेयर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग एक पार्टिकुलर पोजीशन पे कम हो गया, मतलब पार्शियल टाइप का बॉन्ड आएगा। मतलब ब्रिज बॉन्ड वाले पार्ट में या फिर ब्रिज हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ जो बोरोन का बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट डेफिनेटली ज़्यादा निकल के आएगा। एक तो ये कंसिडरेशन ध्यान रखना होगा। दूसरा एक ये कंपैरिजन होता है जो थोड़ा ध्यान रखना होता है, थीटा 1 और थीटा 2 वाले पार्ट में। ये जो थीटा 1 है ये हाइयर होता है एज कम्पेयर टू थीटा 2। इनफैक्ट जैसे एनसीईआरटी में इसका बॉन्ड एंगल दे रखा है तो हम लोग को याद भी रखना होता है बॉन्ड एंगल वाला पार्ट। बाहर वाले का एंगल तो 120 डिग्री होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों का चेंज तो हो रहा है ऑल्दो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने के साथ साथ रिपल्शन का भी फैक्टर चेंज हो रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना है यहाँ पे एंगल वाला पार्ट 120 डिग्री के बराबर। और जो 90। अंदर का एंगल है नहीं वो 90 नहीं होता, अंदर वाले पार्ट का एंगल 97 डिग्री के बराबर होता है। ये वैल्यू थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड 11th क्लास के एनसीईआरटी में वैल्यू दे रखा है। तो 10th वालों की जरूरत नहीं है अभी, तुम लोग को जब हम लोग बोरोन फैमिली कार्बन फैमिली पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ फिर से रिपीट होगा। बट जो 11th वाले लोग हैं वैल्यू को याद रखेंगे, 120 डिग्री एंगल है और दूसरे वाले साइड में 97 के बराबर डिग्री होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक्चुअल में ये जो ऊपर वाला साइड है इस एंगल की ज़रूरत नहीं है, या फिर नीचे भी लिख देते हैं, इस एंगल की ज़रूरत नहीं है, बट इस एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 82 डिग्री। 82 डिग्री? पक्का? सर माता है नहीं, बोलते हुए तुम लोगों को मैथ्स और ज्योमेट्री पढ़ाने जो तुम लोग ओलंपियाड के लिए नालायक लोग। अभी तो ऐसे ही माइंड में किया कुछ हो रही। 33। D3 इतना टाइम नहीं लगाने का है भाई। 83 तुम लोग पता है क्या किया होगा, टोटल एंगल 360 डिग्री है जिसमें से 2 एंगल सेम दिख रहा है 97 97, तो 2x प्लस 97 इंटू 2 इज इक्वल टू 360। अबे नालायक लोग। नहीं एक सर तो 185 किया था। हाँ 180 से भी कर सकते हैं, पैरेलल लाइन दिख रहा तो पैरेलल में ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा ही होगा। और ऑब्वियस सी बात है सब सिमेट्रिकल है, तो जो एंगल इधर है वही एंगल इधर है, वही एंगल इधर है, वही एंगल इधर है, तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। तो 97 प्लस 83 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये एंगल अपने काम का नहीं है ऑल्दो, बट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल यही दोनों
ध्यान रखने लायक है, लेकिन तीसरा तो अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसको याद रखने की जरूरत भी अपने पास नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। एक ये इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा, और बाकी उसके बाद फिर हम लोग आराम से अगले मॉलिक्यूल्स में मूव कर सकते हैं जो हम लोग को इन सब में कंसिडर करना है। जैसे बोरेन वाले पार्ट के बाद, मतलब बोरेन को जब हम लोग डाइबोरेन में कन्वर्ट कर दिए, तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो कंसिडर करने लायक है AlCl3 डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। AlCl3 वाला पार्ट अपने आप को डाइमराइज करके Al2Cl6 बनाता है। ऑल्दो इसमें बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन एल्युमिनियम वाला पार्ट थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन वाला पार्ट भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके इसमें जो नेचर ऑफ बैक बॉन्डिंग होगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा, बहुत ही स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो अगर पाई बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग नहीं बना, इसका मतलब है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी बहुत ही इफेक्टिव निकल के नहीं आ सकता है। तो इसीलिए बैक बॉन्डिंग अगर इफेक्टिव नहीं है तो ये मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग से अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर रहा, तो ब्रिज बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे एक और नया पार्ट है। जैसे एक चीज़ पहले ही बता दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? AlCl3 sp2 sp2, तो सामने वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? sp3। sp3 ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएशन और आएगा। ब्रिज बॉन्डिंग तो होगा, लेकिन इस बार हम लोगों के पास जो यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है। तो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अगर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो फिर स्कार्सिटी में क्यों काम करना, 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों शेयर करना। तो इस केस में इस बार हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा, हम लोगों का 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाला पार्ट खुद से कोऑर्डिनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा है। तो अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर कंसिडर करके चले, तो इस स्ट्रक्चर में खुद से सोच के बताओ कि हम लोगों का 2 सेंटर्ड पहला चीज, दूसरा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना है? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने होंगे और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने होंगे? तो पहले का 4, पहले का 4, दूसरे का इसका भी 4। 4? 4 कैसे निकाल लिया भाई? 2 तो पहले का 8 दूसरा का 0 पहले का 8 दूसरे का 0? 0 नहीं, दूसरे का तो 3 और 0 2 है, दूसरे का तो 0 है, बट एक्चुअल में यहाँ पे पहले का 6। पहले का 6। अच्छा, नया नया सिस्टम निकल के आ रहा है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब 2 एटम है और उसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग इस पार्ट को कंसिडर करते हैं, तो जो लोन पेयर कोऑर्डिनेटेड रहता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी बन सकता है, कभी बिगड़ सकता है, इस टाइप का चीज़ है। एक्चुअली मॉलिक्यूल केवल यहीं से एसोसिएटेड होता है, AlCl3। दूसरा AlCl3 अलग रहता है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है वहाँ पे, मतलब उसको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कंसिडर करते हैं, बट बाकी जगह पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का फॉर्मेशन नहीं है। तो बाकी जगह पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट का फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ वाले पार्ट में केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और नीचे वाले पार्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। उस केस में 3 एटम है और इन 3 एटम्स में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो इस चीज़ को हम लोग 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलेंगे, ना कि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला पार्ट। तो यहाँ पे टोटल 2 जगह पे हम लोग को 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलेगा। एक यहाँ पे नया पार्ट रहता है जिसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, पहला चीज, और दूसरा हम लोग के पास 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना होकर यहाँ पे 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे एक सर छोटा तो सा कोई हाँ? भी Cl, Al और Cl लेंगे तो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन ही ना होगा? नहीं, यही चीज तो बोले। जैसे मान लो इसको अगर ले, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग ऐसा सिस्टम कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो क्लोरीन है, तो इसमें से कोई भी क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है क्या? लेफ्ट यहाँ पे तो नहीं बना रखा, ठीक है। और उसमें भी एक चीज है ना कि हम लोगों को 2 एल्युमिनियम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट करना है। यहाँ पे क्या है, इन सब बॉन्ड्स में क्या है कि एल्युमिनियम अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, एल्युमिनियम और क्लोरीन दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है। जबकि बीच वाले केस में एक क्लोरीन दोनों तरफ एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन में से एक तरफ शेयर कर रहा है और एक तरफ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो यहाँ का बीच का जो सिस्टम है वो अलग है
और साइड वाला पार्ट से जो रिलेटेड सिस्टम होगा थोड़ा अलग टाइप का होगा, क्योंकि साइड वाले पार्ट में एल्युमिनियम वाला पार्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू काम कर रहा था, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन केवल ले ले रहा था। तो इस चीज़ को हम लोग 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन इसमें ध्यान रखना, वैसे ये इन्फॉर्मेशन AlCl3 मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होता है। बेसिकली AlCl3 वाला जो पार्ट है वो इन जनरल डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन डाइमर का जो फॉर्म होगा ये जनरली वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑल्दो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। तो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता है, तो थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो वेपराइज आराम से हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन होता है जिसको थोड़ा ध्यान रखना होता है, एग्जिस्ट इन वेपर और लिक्विड फॉर्म। ये चीज़ आराम से कंसंट्रेशन याद रख के चल सकते हैं। इस चीज़ को पी ब्लॉक में हम लोग रिपीट करेंगे, आराम से इस चीज़ को ध्यान रखा जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग के पास जो अगला मॉलिक्यूल कंसिडर करना है, ये अगला मॉलिक्यूल एस ब्लॉक का है, जो क्लास 11 एनसीईआरटी में एस ब्लॉक में दे रखा। BeCl2 या BH2 ले लेते हैं पहले हम लोग। जैसे BH2 जब लेके चलेंगे तो BH2 वाला पार्ट नॉर्मली गैसेस फॉर्म में होता है। ये पार्ट अपने आप को डाइमराइज कर सकता है और डाइमराइज करके B2H4 में कन्वर्ट होता है। फिर जो BH2 वाला पार्ट है वो डाइमराइज करके तो कंबाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये अपने आप को पॉलीमराइज करता है। और जब पॉलीमराइज करेगा तो H2 वाले पार्ट मतलब BH2 वाले पार्ट के N मॉलिक्यूल्स को हम लोग कॉम्बिनेशन आराम से लेके चल सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, जब BH2 वाला पार्ट डाइमराइज करेगा तो उस केस में Be2H4 बनेगा, रहेगा गैसेस फॉर्म, और जब वो पॉलीमराइज करेगा तब उस केस से BH2 होल N। अब यहाँ पे हम लोग सॉलिड स्टेट वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत लार्जर स्ट्रक्चर बनेगा, सॉलिड स्टेट आराम से निकल के आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में BH2 के N वाले पार्ट से हम लोग को मतलब नहीं होता, BeCl2 में मतलब होता भी है। खैर, स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम लोग तो BH2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, B2H4 वाले पार्ट में एक यूनिट हाइब्रिडाइजेशन बढ़ा देंगे और sp2 से हम लोग फिर मैक्सिमम sp3 में जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। जैसे BH2 अगर है, अगर उसको हम लोग डाइमराइज करेंगे तो डाइमराइजेशन के टाइम पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा। हम लोगों का एक BH2 का हाइड्रोजन दूसरे के साथ शेड हुआ और दूसरे वाले पार्ट का पहले के साथ शेड हुआ, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन आराम से sp2 निकल के आ गया, बट अभी भी ऑक्टेट किसी का कंप्लीट नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसको पॉलीमराइज करेंगे तो पॉलीमराइजेशन के टाइम पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आना शुरू हो जाता है, और स्ट्रक्चर वाले पार्ट को ध्यान रखना भी जस्ट ऊपर एक्सप्लेन भी किया था। जैसे मान लो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करके चले कि हम लोगों का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो जैसे पॉलीमराइजेशन को इस तरीके से ले सकते हैं, मान लो बेरिलियम वाले पार्ट के साथ एक हाइड्रोजन इधर शेयर हुआ, ठीक है, तो इसके बॉन्ड को हम लोग दूसरे बेरिलियम के साथ डाल दिए, फिर बेरिलियम वाले पार्ट का हाइड्रोजन दूसरे बेरिलियम के साथ कंबाइन कर गया। तो सिमिलर टाइप से दूसरे साइड में भी बेरिलियम का जो दूसरा हाइड्रोजन था दूसरे बेरिलियम के साथ शेयर हो गया और पहले वाले पार्ट का शेयरिंग दूसरे वाले पार्ट के साथ हो गया। तो इसका मतलब यहाँ 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके आगे वाले पार्ट में भी हम लोगों के पास आराम से 4 बॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, दूसरे वाले केस में हम लोग के पास 4 बॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। तो इसके आगे भी अगर बॉन्ड बनता तो आगे वाले पार्ट में भी हम लोग के पास इस तरीके से 4 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता, हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो हर एक बेरिलियम वाले पार्ट में जब डाइमराइजेशन होने के बाद फर्दर और भी पॉलीमराइजेशन होगा, तो उस केस में एक BH2 के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में एक एक BH2 आएगा, तो वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट जो है sp3 निकल के आएगा, और एक्चुअल में स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से डिनोट किया जाता है। जैसे ये 2 नॉर्मल बॉन्ड हो गए, तो उसके बाद जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉलिड की तरफ है और दूसरा हाइड्रोजन वाला पार्ट डैश्ड की तरफ है, ये कंसिडरेशन लिए। फिर उसके बाद जो दोनों बाकी हाइड्रोजन्स बचे ब्रिज वाले पार्ट में वो नॉर्मल लाइन पे निकल के आएंगे और आगे के बॉन्ड नॉर्मल लाइन पे निकल के आएंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग का अगला हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा उसमें से एक हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉलिड पे आएगा, मतलब प्लेन में हम लोग की तरफ आएगा, और दूसरा वाला पार्ट हम लोगों से दूर जाएगा प्लेन में डैश की तरफ। फिर उसके बाद नॉर्मल लाइन वाले पार्ट की बात कर रहे होंगे, तो जो भी अल्टरनेट बॉन्ड निकल के आता है उसमें एक पार्ट सॉलिड डैश, दूसरा पार्ट नॉर्मल लाइन, फिर से सॉलिड डैश, उसके बाद नॉर्मल लाइन। इसको ऑलमोस्ट इस टाइप से कंसिडर करना, जैसे
मान लो एक कॉपी है अपने पास, ठीक है, तो कॉपी को मान लेते कि एक स्क्वायर के फॉर्म में है अगर, तो अगर हम लोग इससे कॉर्नर पे दूसरा कॉपी लगाए, ऐसा रख करके इसको, जैसे एक कॉपी है और इसके कॉर्नर पे दूसरा कॉपी लगा हम लोग लगाए, तो दोनों कॉपी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जैसे अगर एक कॉपी को हम लोग वर्टिकल प्लेन में रखें, अपने हाथ में भी रख के कर सकते हैं, ये कॉपी वर्टिकल प्लेन में है, एकदम बिल्कुल हम लोग को सामने सामने दिखाई दे रहा, दूसरा कॉपी उस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो दूसरा कॉपी वाला पार्ट डैश्ड वाले साइड में जाएगा और उसके अलावा सॉलिड वाले साइड में आएगा। तो एक कॉपी का प्लेन हम लोग का वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मान लो वाई एक्स है, तो दूसरा वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल मतलब जेड एक्स के प्लेन की बात हम लोग आराम से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के आएगा, और इसी टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कंसिडर करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग दो रिंग्स को एक ही कार्बन के अलॉन्ग अटैच करके रखे होते हैं, या दो से ज़्यादा रिंग भी अटैच कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो दो रिंग्स एक एक कार्बन के अलॉन्ग अटैच हो रखे होंगे, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं, या फिर इसी चीज़ को हम लोग स्पाइरेंस भी बोल सकते हैं। बोलने का एक तरीका होता है स्पाइरो कंपाउंड्स या फिर स्पाइरेंस। एक का प्लेन दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर एक नॉर्मल लाइन पे है तो दूसरा पार्ट सॉलिड और डैश्ड लाइन पे होगा। फिर जब एक सॉलिड और डैश्ड पे गया तो उसके आगे वाला पार्ट फिर से नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में या फिर तुम्हारे स्क्रीन के प्लेन में आ जाएगा। फिर उसके आगे वाला पार्ट स्क्रीन के प्लेन के बाहर और स्क्रीन के प्लेन के अंदर मतलब सॉलिड और डैश्ड पे फिर से जाना शुरू करेगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस का तरीका होता है, क्योंकि अगर इसको ढंग से देखेंगे तो तुमको पता चल जाएगा। जैसे एक्चुअल में ये एंगल तो 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन अगर हम लोग 109 से रिलेट करके चले तो एक एंगल 109, दूसरा एंगल इधर से 109, तीसरा एंगल यहाँ से 109, चौथा एंगल यहाँ से 109, इधर वाले साइड में 109, इस तरीके से टोटल 6 एंगल्स ये पीछे वाले साइड से मिला के 6 एंगल्स 109 के बराबर होंगे। है वो sp3 हाइब्रिडेशन ही जो हम लोग ऐसा कंसिडर करके चल रहे थे। यहाँ पे एक सॉलिड वाला पार्ट एक डैश्ड वाला पार्ट, बस इसमें कुछ किया नहीं है। इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग केवल यहाँ से इसी सॉलिड वाले पार्ट को दूसरी तरफ एक्सटेंड कर दे रहे हैं आराम से, ये डैश्ड वाले पार्ट को एक्सटेंड कर दे रहे हैं दूसरे साइड में, और उसके बाद फिर से यहाँ पे बोर्ड के प्लेन में काम कर ले रहे हैं। और इसी मॉलिक्यूल को अगर घुमा दो, तो जैसे तुम्हारे हाथ में स्क्रीन है तो उसको घुमा दो, अपने आप दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल में किस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। घुमा के मत देखने लग जाना, गिरा विरा दिया तो मार खाएंगे हम, ठीक है। तो एक तो ये मॉलिक्यूल है जो BH2, इसका ध्यान रखना है। BH2 गैसेस फॉर्म में रहेगा, जब डाइमराइज करेगा तो भी गैसेस फॉर्म में रहेगा, जब पॉलीमराइज करेगा तो उस केस में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डाइमर का स्ट्रक्चर ये दे रखा, और जब पॉलीमर बनेगा तो उस केस में सॉलिड डैश इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग आराम से बना करके काम कर सकते हैं। और एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का, जैसे यहाँ पे एक चीज़ है कि जब हम लोग डाइमर बना रहे थे तो उसके इसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला पार्ट डेवलप होगा, और एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का एक केस है। जैसे BH2 है अगर, तो उसके जगह पे हम लोग BCl2 ले चल सकते हैं। ये भी नॉर्मली गैसेस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। जब इसको डाइमराइज करेंगे तो डाइमराइज करने पे हम लोगों के पास B2 बनेगा, Cl4 बनना चाहिए, ये भी गैसेस फॉर्म में रहेगा। बट जब पॉलीमराइज करेंगे तो उसके इसमें BCl2 के 10 मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट करेंगे, आराम से पॉलीमर का फॉर्मेशन करा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे हैं, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का ही बनेगा जैसे ऊपर दे रखा था, लेकिन एक डिफरेंस के साथ। अगर हम लोग यहाँ पे डाइमराइजेशन कराएंगे तो डाइमराइजेशन कराने के लिए हम लोगों को 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जरूरत नहीं है। रेदर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट या एक बॉन्ड वाला पार्ट कोऑर्डिनेट करके बनाएगा, दूसरा क्लोरीन वाला पार्ट भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बाकी जो क्लोरीन जैसे रहना है एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा, ना कि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला पार्ट। ये एक छोटा सा पार्ट इसमें ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो एक तो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है जिसको ध्यान रखना है, उसके अलावा जो फिजिकल स्टेट है ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा हम लोग को, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मान लो इसके आगे अगर हम लोग कंसिडरेशन लेके चले तो अगला मॉलिक्यूल, चलो वही ICl3 वाला पार्ट ही डिस्कस कर लेते हैं। 4 मॉलिक्यूल तो हो गए, उसके बाद ICl3 मॉलिक्यूल वाला पार्ट। BCl2 का पॉलीमर क्या कौन से स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट। जब भी पॉलीमर बनेगा मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए तो सॉलिड स्टेट बाय डिफॉल्ट लेके चल सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद एक ICl3 का एग्जांपल है जिसको ध्यान रखना है, डाइमराइज करके I2Cl6 का फॉर्मेशन कराएगा। तो सबसे पहला पार्ट इसके हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सवाल अपना,
अगर ICl3 लेके चले तो आयोडीन के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 शेयरिंग में जा चुका, 4 बचा है, मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अभी ऊपर डिस्कस भी किए थे हम लोग। अगर sp3d है तो थोड़ा अनसिमेट्रिकल शेप है, मतलब थोड़ा अनस्टेबल शेप है। ये पार्ट जब डाइमराइज करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिट बढ़ा के sp3d2 में डाल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का निकल के आएगा। आयोडीन वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 क्लोरीन थे, तीसरा एक और क्लोरीन आया। दूसरा आयोडीन वाले पार्ट में भी हम लोग के पास 2 क्लोरीन थे, तीसरा क्लोरीन हम लोग बॉन्ड बनाने के लिए कंसिडर कर रहे थे। यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ वाले पार्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अगर ढंग से इस मॉलिक्यूल के शेप को कंसिडर करें तो एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और आयोडीन वाले पार्ट के ऊपर 2 लोन पेयर है, दूसरे वाले आयोडीन के ऊपर भी 2 लोन पेयर है। तो sp3d2 मतलब स्क्वायर बाई पिरामिडल, 2 लोन पेयर मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो जब हम लोग उसका स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है और लोन पेयर प्लेन के ऊपर और नीचे रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आराम से स्क्वायर प्लानर शेप की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चारों पार्ट है, चारों क्लोरीन एक स्क्वायर प्लानर शेप में आएगा, उसके आगे वाला पार्ट भी स्क्वायर प्लानर शेप में आएगा। तो बेसिकली सारा का सारा मॉलिक्यूल एक प्लानर मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करके आराम से काम कर सकते हैं। इस एक मॉलिक्यूल का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। बाकी इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं। बोलो भाई अगर कोई दिक्कत है तो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करके देखो। फाइंड द नंबर ऑफ 2-centered 2-electron system, 3-centered 2-electron system, 3-centered 4-electron system in Al2 CH3 whole 6। ये मेरे लिए बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, मतलब जब भी ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये सवाल कराते ही कराते हैं। बताओ भाई 3-centered 2-electron सिस्टम कितना आएगा? 3-centered 2-electron सिस्टम सर 2। 2। सर 2। हाँ ठीक है 2। और 3-centered 4-electron सिस्टम 0। 0। 2-centered 2-electron सिस्टम 22। 2। 22। 22।
कुछ लोग सोच रहे होंगे 22 कहाँ से, अगर 2 बोल रहे हैं 22। खैर ये हमको भी ध्यान नहीं है कितना है, वो हम काउंटिंग ही करेंगे अभी। चलो ध्यान दो, दो तो एल्युमिनियम है और उसके अलावा हम लोग के पास ब्रिज बॉन्डिंग बनाने के लिए एक CH3 और वही कार्बन का सिंगल बॉन्ड दूसरे वाले साइड में आराम से शेयरिंग में चला जाएगा। एक तो ये पार्ट हो गया। सिमिलर टाइप से दूसरे एल्युमिनियम वाले पार्ट का जो CH3 है, ये पार्ट का भी जो बॉन्ड है यहाँ का, वो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ शेयर हो गया। उसके अलावा CH3, CH3, CH3 और CH3 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन की तो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कार्बन को कंसिडर करें तो इस केस में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 12, इसके अलावा यहाँ पे 6 और ऐड कर लो, मतलब 18 प्लस टोटल साइड में भी 4 कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब आराम से 22 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशन है या फिर बहुत ही स्टैंडर्ड एक सवाल है जो हम हमेशा कराएंगे ही कराएंगे। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है यहाँ पे केवल उसी को 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में काउंट करेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर फर्दर कहीं से 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाया जा सकता है, तो वहाँ से भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। तो टोटल मिला करके हम लोग के पास 22 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ध्यान रखने लायक होता है, जब हम लोग बोरोन की बात करेंगे तो बोरोन वाले पार्ट में BCH3 होल साइज, ये पार्ट अपने आप को डाइमराइज नहीं करता और डाइमराइज करके B2CH3 होल 6 ये नहीं बनाता है। उसका रीज़न ये है, जैसे एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है, अगर इसके जगह बोरोन डाल देंगे तो बोरोन का साइज थोड़ा छोटा होता है। उसके वजह से जब यहाँ बड़ा ग्रुप आ जाएगा तो बड़े ग्रुप को एकोमोडेट करने का जगह ही नहीं बन पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है। मतलब एटलीस्ट जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा बोरोन बनाए और यहाँ CH3 डाल दे, दूसरे वाले साइड में भी हम लोग बोरोन बना करके अगर मान लो उसके साथ CH3 डाल दे, तो जब यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, दूसरा ग्रुप में CH3 दे रखा, मतलब कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन भी है, तो 3 ग्रुप्स के होने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन का फैक्टर ज़्यादा होगा। तो ये जो ग्रुप है ये बोरोन के छोटे साइज की वजह से एकोमोडेशन अच्छे से नहीं कर पाता है बाकी सारे एटम्स वाले पार्ट का। तो इसीलिए कभी भी BCH3 होल साइज वाला पार्ट डाइमराइजेशन के फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। एक ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखते हुए काम करना होता है। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो यहाँ से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन पॉइंट अच्छा है, एक्चुअल में ध्यान रखने लायक होना चाहिए। जैसे AlF3 है, ये AlF3 वाला पार्ट बैक बॉन्डिंग भी शो नहीं करता और ब्रिज बॉन्डिंग भी शो नहीं करता। ऐसा क्यों? दोनों से कुछ नहीं शो करता है। ये एक्चुअल में यहाँ का पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, इसका डिस्कशन यहाँ भी कर सकते हैं आराम से। नसीब खराब है, उसका नसीब में ऑक्टेट नहीं है। नसीब में ऑक्टेट नहीं है, नसीब में ऑक्टेट है, इसलिए उसको ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। किस्मत अच्छा है इसका, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑलरेडी कंप्लीट है। शायद तुम लोगों को मेंशन किया था, एल्युमिनियम और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है वो 2.1 से बड़ा निकल के आता है। अगर 2.1 से बड़ा निकल के आएगा तो AlF3 वाला पार्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है, आयनिक कंपाउंड होता है। अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो उस केस में Al3+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और फ्लोरीन माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एल्युमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट ना रहने की वजह से ना ब्रिज बॉन्डिंग की जरूरत है, ना ही बैक बॉन्डिंग वाले पार्ट की जरूरत है। तो इसका नसीब कोई और बॉन्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका नसीब खराब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस पर्टिकुलर पार्ट का। AlF3 वाला पार्ट आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए भी AlF3 वाले पार्ट में जो बॉइलिंग पॉइंट्स और या मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट है काफ़ी हाई निकल के आता है। इस चीज़ को हम लोग P ब्लॉक में आराम से डिस्कस करेंगे कि AlF3 वाले पार्ट का मेल्टिंग पॉइंट ऑल्दो मोलर मास कम है
जैसे इन जनरल ये होता है कि जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई निकल के आता है, लेकिन AlF3 का मोलर मास कम होने के बाद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई आता है, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई निकल के आएगा ही आएगा। एक सिंपल सा फैक्ट है, तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना। AlF3 इज अ आयनिक कंपाउंड। अगर AlF3 वाला पार्ट आयनिक कंपाउंड है तब उस केस में उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल नहीं है, इसको ब्रिज बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था। ये टॉपिक में इतना ही पार्ट कंसिडर करने लायक होता है, जिसमें एक तो हम लोग B2S6 से रिलेटेड सारे पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखते हैं, उसके एंगल्स वाले पार्ट का थोड़ा ध्यान रखते हैं, बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट का ध्यान रखते हैं। उसके अलावा Al2Cl6 में एग्जिस्ट करता है वेपर लिक्विड स्टेट में, ऑल्दो ये चीज़ हम लोग P ब्लॉक में पढ़ेंगे बोरोन फैमिली वाले पार्ट में, बट यहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। और उसके अलावा BH2 कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, I2Cl6 वाला पार्ट कौन से हाइब्रिडाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, कौन सा शेप निकल के आएगा इसका, इन सब छोटे छोटे कंसिडरेशंस का हम लोग ध्यान रखते हैं और हम लोग का टॉपिक ये आराम से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, कितना टाइम हो गया है? बहुत जल्दी नहीं कंप्लीट हो गया टॉपिक? यस सर। 7:54 हुआ है। और पढ़ना है कि क्या करना है बताओ? आज मैथ्स में तुम लोग को बहुत पढ़ाई कराया गया है, तो बता दो अगर पढ़ना है तो हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, और नहीं पढ़ना है तो फिर आज के लिए यहाँ बंद करते हैं। लेकिन होमवर्क आज फिर से मिलेगा, ब्रिज बॉन्डिंग का और बैक बॉन्डिंग का बहुत सारा होमवर्क मिलेगा आज। जल्दी बताओ भाई, लेट नहीं करने का है। तो सर होमवर्क देना आप शुरू कर दीजिए। आप होमवर्क देना शुरू करेंगे, आधा घंटा लग ही जाएगा उसमें। चलो ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, क्योंकि होमवर्क भी बहुत सारा हो ही जाएगा तो देख लेते हैं इसमें क्या है। स्क्रीन दिख रहा है भाई तुम लोगों को? दिख रहा है स्क्रीन तुम लोगों को, बुकलेट वाला मतलब Yes, फोल्डर? sir. हाँ ठीक है, ओके। केमिकल बॉन्डिंग में 1 में खैर बहुत सारा होमवर्क तो दे रखा है तुम लोगों को, और ब्रिज बॉन्डिंग के ऊपर जो भी सवाल हो सकते हैं, एक बार बुकलेट में जो थ्योरी दे रखा है ना उसको भी एक बार रीड करके देखना। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया होगा तो वो चीज़ वहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएगा, एक बार खुद से भी रीड करके देखना। मेरे हिसाब से छूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन रीड करने में कोई तकलीफ नहीं है। कहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग? हाँ ये, ठीक है, तो एक बार इसको रीड करके देखना। और बैक बॉन्डिंग कहाँ पे है भाई? तो ब्रिज बॉन्डिंग का ही सवाल है। ठीक है, एक बार चाहे तो आप लोग बुकलेट रीड करके देख सकते हो, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो कि हम लोग लास्ट में भी डिस्कस करने वाले, जैसे XCF6 सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ दे रखा है XCF5+ और F- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करके हमको लास्ट में बताना है। और जो अरविंद जो सवाल पूछा था कि सर XCF6 का शेप क्या होता है, तो शेप वाला पार्ट डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन, ये तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है। तो एक बार बुकलेट भी रीड करके देखना, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं शेप्स वगैरह से रिलेटेड, उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं बुकलेट में कि हाँ ठीक है, अच्छा इन्फॉर्मेशन था, ये ध्यान रखने लायक था, एक बार रीड करके देखना। और उसके बाद फिर हम लोग, ये जो तुम्हारा ब्रिज बॉन्डिंग था ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया। फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट हो चुका है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दिन का टॉपिक है, आराम से डिस्कशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मेटेलिक बॉन्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, आयनिक बॉन्डिंग शुरू कर सकते हैं। आयनिक बॉन्डिंग और फजांस रूल वाला पार्ट एक ही दिन में हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा टॉपिक। फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, इसके बाद फिर हम टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस चीज़ को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वो सारा का सारा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में चलेगा। फिर क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 29, 30। तो पेज नंबर बोले। हाँ ठीक है ठीक है। तो पहले वाले बुकलेट में तो एक ही एक्सरसाइज ही है, तो पेज नंबर बोले ना बोले कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला वाला बुकलेट केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 31, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऐसा चलो बैक बॉन्डिंग तो पढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 अभी के लिए
नहीं ठीक है, 37 में ट्राई करके देखना, सोच के देखना। तुम लोग को बेसिक क्वेश्चन का मतलब तो बता ही दिया है, तो 37 सोच के देख सकते हैं। इनफैक्ट 37 का जो पार्ट 1 है, इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करेंगे, बट एक एक्सप्लेनेशन यहाँ के हिसाब से पहले सोचना, ढंग से सोचना। एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं केवल, उसके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से काम चलेगा। जो PS3 में तुम लोग को मेंशन किया था कि PS3 वाला जो पार्ट होता है वो, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो हाइब्रिडाइजेशन जब नहीं होता है तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। उस तरीके से सोच के देखना, तब आंसर देखना है इसका, डायरेक्टली आंसर मत देखना। हिंट इसलिए हम पहले दे रहे हैं, उससे हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो दे ही रखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कैसे रिलेट कर पाएंगे एक बार सोच के देखना। फिर उसके बाद 38, 39, 40 क्लास में करा दिया था। सिलाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 42, 43। क्वेश्चन नंबर 44 ऑल दो बैक बॉन्डिंग का सवाल है, लेकिन इसको अभी के लिए छोड़ दो। अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत ही सिंपल सा सवाल हो जाएगा, इस सवाल को छोड़ देना अभी के लिए। फिर उसके बाद 53 शायद दे दिया है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड, कैरोज एसिड डिस्कस भी किया था, किसी ने डाउट पूछा भी था। इनका दिए नहीं यस थे। सर। तो कोई पूछा था हमसे डाउट, शायद हाँ कैरोज एसिड क्या सर, होता है। टैलेंट पूछा था, उसको दिख गया स्क्रीन में तो पूछ दिया था। अच्छा, मार्शल एसिड ऐसे बताया सर था ने H2। बुक खोला था। अच्छा, वो मैं H2SO8 ढूंढ वाला रहा था पार्ट था, कुछ। और कैरोज एसिड सर आज आपका H2SO5 बर्थडे है क्या? है। आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं, नहीं, विश्वास ने देख, स्टेटस में डाल दिया हैप्पी बर्थडे भैया। बर्थडे मैं का दिया आपको रखा है। कौन स्टेटस पे डाल दिया? विशाल से लिखे थे हैप्पी बर्थडे भैया, मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, नोट कीजिएगा। तो भैया केवल हम ही अकेले भैया है क्या उनके? जनरली आपकी कुछ नहीं। और एक गजब है भाई। पी पाई डी पाई बॉन्ड इन ट्राईफॉस्फेट ट्राइमर ऑफ SO3। चलो ये सवाल ढूंढ के सॉल्व करना। 57 डाई सल्फेट तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ट्राईफॉस्फेट भी समझ में आ जाएगा, P4O10 P4O6 बता रखा है। C और D वाला पार्ट ढूंढ के देखना। उसके बाद पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग बोल रखा है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 ट्राई करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सी एसिड वर्ड तो अभी यूज नहीं किया है, वो हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 का पार्ट रहेगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑल द, नहीं ये भी अभी नहीं बताएंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर अभी नहीं बता सकते। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी नहीं बता सकते। चलो ठीक है, इसमें इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग 2 वाले पार्ट में एक्सरसाइज 1 तो शायद पूरा ही दे चुके हैं ना, बहुत सारा केमिकल बॉन्डिंग में कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ करके। तो इसमें वेस्पर थ्योरी हो चुका था, MO2 पूरा हो चुका था, पाजांसुल तो आयनिक बॉन्डिंग का पार्ट है, वो भी नहीं हो पाएगा। डाइपोल मोमेंट पूरा दे चुके थे, डाइपोल मोमेंट में कहीं कोई क्वेश्चन बाकी है नहीं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो था उसको बोले थे छोड़ के रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी नहीं बना सकते, और एप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं भी बना सकते। बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट मोनो था, वो इसे नहीं बना सकते। बॉन्ड लेंथ अभी छोड़ सकते हैं, ये सवाल कुछ भी तो हम ऑलरेडी दे ही रखा है इसमें। फिर उसके बाद बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201 तो देखते ही हुए बना सकते हैं मेरे हिसाब से, मेरे इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लास्ट क्लास में बताया हुआ भी था तुम लोग को। तो 201 सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 1 का, सॉरी एक्सरसाइज 2 है ना, शायद 1 ही है, बुकलेट 2 का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 201 सॉल्व करना था। उसके बाद हाँ ठीक है, 206 सॉल्व कर लेना। 206 206
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 211 तो अभी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। 216 कर लेना, बता तो दिया ये कि PS3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता है, तो 90 डिग्री का एंगल, नियर अबाउट एंगल आएगा, बट ठीक है सॉल्व करके देख लेना। फिर उसके बाद मैक्सिमम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, चलो दिमाग लगा के देखना। क्वेश्चन नंबर 221। फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223 ट्राई करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद टू 232 बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ ढूंढ के आना। ऑल्दो वैसे तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है कहीं पे बोरेक्स का फॉर्मूला, बट फिर भी ढूंढ के आना, उसका स्ट्रक्चर काम का होगा। नहीं मिलेगा तो जेडीली में देख लेना, बोरोन फैमिली में, बोरोन फैमिली भी स्ट्रक्चर 230 का ऑप्शन ए होगा, उसमें शायद हाँ। सोडियम अटैच करता है। 405 यस। वही B4O5 होता है, बट उसको हम लोग अगर इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के फॉर्मेट में ना रखें तो दूसरे फॉर्मेट में भी आराम से रख सकते हैं। नहीं मिलेगा तो बोरोन फैमिली में स्ट्रक्चर ढूंढ लेना। डाइबोरेन तो आज ही बताया था, और बोराजोल पहले ही बता रखा है, B3N3 इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन या फिर बोराजोल भी बोलते हैं, बोराजीन भी बोलते हैं, बोराजीन, बोराजोल या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3 फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 233 में पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट सॉल्व करने लायक है, केवल चौथा पार्ट सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 234 ट्राइमर वाला पार्ट को ट्राई करके देखना। ये चीज ट्राई करके देखना, ढूंढ के देखना इसका शेप क्या है। वैसे तुम्हारे एग्जाम में इस बार आया था S3O9 का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद P4O10, ठीक है, ये ट्राई कर सकते हैं 236। उसके बाद 237, टू 243, 248, 250, उसके बाद 254, नहीं 254 छोड़ देना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड दे रखा है। 255, इतना दिमाग आप लगा सकते हैं, बहुत पर रिकॉर्डेड बॉन्ड वर्ड आ गया। 256, 257, 258 का स्ट्रक्चर ढूंढ के देखना। क्लास 11th में हाइड्रोजन टॉपिक में एक बॉक्स में ये मॉलिक्यूल दे रखा है, और इस मॉलिक्यूल के ऊपर 4 बार या 3 बार सवाल आ चुका है, अलग अलग तरीके से सवाल आया है। जैसे मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कितना हाइड्रोजन सॉरी H2O का मॉलिक्यूल होता है। इस तरीके से 3-4 बार सवाल इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। हाइड्रोजन के टॉपिक में क्लास 11 के NCERT में एक बॉक्स में दे रखा है, और हो सकता है कि तुमको ये क्वेश्चन में भी शायद से जेडीली में शायद हाइड्रोजन टॉपिक में ही मिले शायद, और अगर हाइड्रोजन में नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए हाइड्रोजन में, जहाँ पे वाटर दे रखा है वहाँ पे देखना, और नहीं तो फिर बैक में देखना, बिल्कुल पीछे कहीं पे ब्लू विट्रल दे रखा होगा, जहाँ पे ब्लू विट्रल होगा वहाँ पे इस तरह का केस दे ही रखा होगा, ये पार्ट। फिर उसके बाद 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267। जैसे बैक बॉन्डिंग में तो शायद सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, हम एक बार देख लेते हैं केवल। हाँ ठीक है, बैक बॉन्डिंग में मेरे हिसाब से सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो 268 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब 268 से लेकर के अरे कलरफुल क्यों नहीं हुआ, अच्छा यहाँ तक रहा। 272 से लेकर के नीचे के सारे क्वेश्चंस कर लेना है 275 तक। मेटेलिक बॉन्डिंग तो हम लोग नहीं पढ़ रखे, तो बस हम लोग अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मेटेलिक बॉन्डिंग छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोटा टॉपिक है, उसका एप्लीकेशन बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस चीज का आराम से डिस्कशन कर लेंगे। हो ही गया 10 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गया होमवर्क देते देते। चलो ठीक है, एक काम और कर सकते, अच्छा नहीं चलो ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद ही हम लोग एक काम और कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम होगा तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद बुकलेट कंप्लीट करना तुम्हारा काम होगा। मेटेलिक बॉन्डिंग वाला पार्ट एक बार एक काम करना, एक और एक्स्ट्रा होमवर्क दे ही देते हैं तुम लोगों को। बुकलेट से रीड करके देखना। बुकलेट में जो पहला वाला बुकलेट है उसमें पहले वाले बुकलेट में सबसे लास्ट में ही होगा शायद से मेटेलिक बॉन्डिंग, पेज नंबर, हाँ ये चीज मेटेलिक बॉन्डिंग पेज नंबर 39 में मेटेलिक बॉन्डिंग दे रखा है। तो ये दोनों पार्ट का ध्यान रखना। जो बैंड मॉडल है ये बेसिकली सेमीकंडक्टर या फिर कंडक्टर या इंसुलेटर इस प्रॉपर्टी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं होता, बट इस बार एक बार इसको रीड करके देखना। नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन भी कर लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। पेज नंबर 39 के बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, 39 से लेकर के 40 तक के सारे पार्ट को एक बार वो पढ़ करके देखना, ठीक है। और जो होमवर्क मिला हो तो सॉल्व करना ही करना है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही।